हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिथिलेश यादव आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट अध्याय स्थिर वैद्युतिकी तथा कूलाम का नियम स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं अपने बोर्ड की स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, पहला लेसन क्या है? कूलाम का नियम एंड वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम एंड वैद्युत क्षेत्र। इसमें पहली हेडिंग है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसी वस्तु पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण हम दूसरे वस्तु पर बल आरोपित करते हैं वैद्युत आवेश कहलाता है। जैसे दोस्तों, हम लोग देखते हैं 8वीं में 7वीं में जब पढ़ रहे थे तो देखते थे ऐसे बालों में रगड़ते थे। उसके बाद में देखते हैं कि वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो इसी के कारण ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो उस पर धन आवेश हो जाएगा और उस पर ऋण आवेश था तो अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये बल आरोपित होता है। इसके लिए एक फार्मूला Q बराबर IT, जहाँ I बराबर वैद्युत धारा, T बराबर समय। अब बीमा इसकी है AT, राशि है अदिश तथा आवेश का मात्रक होता है कूलाम। देखिए दोस्तों, अगली हेडिंग है वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होता है। पहला धनावेश। धनावेश अपनी सामान्य अवस्था से, जैसे सामान्य अवस्था में कैसे रहता है, एक परमाणु है नाभिक, उसके बाद में इसके चारों ओर एक कक्षक है, तो ये नाभिक धनावेश होता है। हम लोग जानते हैं, हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के बराबर किसी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इसके लिए दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चला गया वैसे ही इस पर धनावेश चार्ज आ गया। इसीलिए हमने लिखा है धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर कमी हुई कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन निकल कर चला गया तो यहाँ पर कमी हो गई, इसीलिए लिखे हैं धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। इसके लिए दोस्तों जैसे अब आ जाइए दूसरे टॉपिक पे, ऋणावेश। ऋणावेश में सामान्य ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा दोस्तों, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप शुरू से मेरे वीडियो को देखते चलिए। देखिए दोस्तों, ये है प्रोटॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। ऋणावेश में क्या होता है, जैसे ये दूसरा कोई प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो सभी जानते हैं, अभी बताया मैंने। देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें और कहीं से आके एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन अधिकता को प्रदर्शित करता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन और किसी दूसरे परमाणु से आकर यदि इसमें घुस जाता है तो इसमें एक माइनस चार्ज हो जाता है, क्योंकि प्लस तो उतना ही रहेगा, प्लस तो बढ़ेगा नहीं, केवल यही इलेक्ट्रॉन का हेरफेर होता है। इसीलिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन एक अधिक हो जाता है। तो इसीलिए इसी के आधार पर हमने लिखा है ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। इसी के आधार पर ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। हम आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। और इसी के साथ चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। आपका अगला टॉपिक है आवेशन की विधियाँ। आवेशन की निम्नलिखित विधियाँ। पहला है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें जब हम किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित चार्ज किए बिना स्पर्श किए उस पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे दोस्तों, चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको किस प्रकार होता है। देखिए, जैसे हम किसी आवेशित वस्तु का कोई
प्लस क्यू आवेश से ये आवेशित है और ये अनावेशित चालक है। जैसे इसके पास हम ले जाते हैं तो प्रेरण के कारण, मतलब प्रेरणा, जैसे किसी को हम प्रेरणा दे दें तो कुछ काम कर जाता है, उसी प्रकार से जब हम किसी को प्रेरित करते हैं तो इस पर विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है। यहाँ पर धन आ जाएगा, यहाँ पर ऋण आ जाएगा। अगर जो ये पट्टी ऋणावेशित होगी तो यहाँ पर धनावेशित आ जाएगा और यहाँ पर ऋणावेशित आ जाएगा। जैसे दिखाते हैं आपको, जैसे माना कि ये ऋणावेशित पट्टी है और किसी अनावेशित चालक के पास गई तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार एक प्रेरण द्वारा आवेशन खत्म हो गया दोस्तों। चलिए अब अगला टॉपिक पर आपको लेके चलते हैं। चलिए देखते हैं, अगला टॉपिक है घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा टॉपिक है घर्षण द्वारा आवेशन। यह है घर्षण द्वारा। घर्षण माने क्या? जब हम किसी दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो उस पर घर्षण बल उत्पन्न होता है, इसी को घर्षण कहते हैं। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उस पर विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है। जैसे दोस्तों, जैसे ये है मेरा मार्कर एवं एक क्या है, एक कैप है, इसको आपस में ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो इस पर विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, उदासीन वस्तुओं को, उदासीन वस्तु कोई भी हो, चालक हो, इसको रगड़ेंगे तो उस पर विपरीत प्रकार का आवेश आ जाएगा। ये तो मार्कर है इसीलिए इस पर उतना इफेक्ट नहीं बता रहा है, लेकिन बढ़िया वस्तु अगर जो आप रगड़ेंगे तो उस पर विपरीत प्रकार का आवेश आ जाएगा। जैसे ये दो उदासीन पट्टी हमने लिया है, लोहे का पट्टी है, ये उदासीन है, ये भी उदासीन है। इसको आपस में खूब हमने रगड़ा, ऐसे ऐसे खूब रगड़ा। उसके बाद में रगड़ने के बाद एक धनावेशित हो जाएगा, एक पट्टी धनावेशित हो जाएगा और एक पट्टी ऋणावेशित हो जाएगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया दोस्तों, इस पट्टी पे क्या हुआ, आखिर में क्या हुआ कि ये धनावेशित हो गया और क्या हुआ कि ये ऋणावेशित हो गया। तो देखिए, ये धनावेशित इसलिए हुआ क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा का त्याग दिया और इसको दे दिया, इसीलिए धनावेशित हो गया। हमने पिछले टॉपिक पे पढ़ा था कि धनावेश इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसीलिए यहाँ पर धनावेश आ गया। इसीलिए अगला टॉपिक, जैसे इस पर ऋणावेश क्यों आ गया। अब देखिए, इसका जो इलेक्ट्रॉन था पहले तो इसमें सब उदासीन था, जितने प्लस उतने माइनस, तो ये उदासीन था, इस पर कोई आवेश नहीं था। जैसे इस पर धनावेश आया तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, इस पट्टी को दे दिया, बी पट्टी को दे दिया। इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम ए, इसका बी, मतलब बी पट्टी को दे दिया। तो बी पट्टी को जब दे देगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं होगी, धनात्मक तो धनात्मक है, प्रोटॉनों की संख्या तो बदलता नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलता है, तो ये धनात्मक हो गया, ये धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक हो गया। इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, अधिकता हुई। अभी पीछे पढ़ाए हैं, ये इसकी अधिकता हो गई इस पर इलेक्ट्रॉन की, और इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसीलिए दोस्तों कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन में जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उस पर विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है। इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। मतलब इस विधि को रगड़ के आवेशन किए ना, रगड़ना माने क्या, घर्षण माने क्या, रगड़ना। इसी प्रकार चालन द्वारा आवेशन में जैसे आइए दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चालन द्वारा आवेशन में जैसे ये कोई आवेशित क्या है, पट्टी है,
जो ऋणावेश से आवेशित है। ऋणावेश से आवेशित है मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और दूसरी चालक है, अनावेशित चालक है। कोई चालक है जो अनावेशित है मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन है। तो इसको हम इस आवेशित पट्टी को जैसे हम अनावेशित चालक से ऐसे स्पर्श कराते हैं। जैसे दोस्तों ये मेरा मार्कर है, आप देख रहे हैं, ये मेरा मार्कर समझ लीजिए आवेशित है और ये अनावेशित चालक है। तो जैसे ही इसको ऐसे स्पर्श कराते हैं तैसे ही इसका कुछ आवेश इस पर चला जाता है। इसी को हम चालन द्वारा आवेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये है तो इसको हमने यहाँ पर किया, उसके बाद में इसको ऐसे जैसे ही स्पर्श कराएंगे तैसे ही इस पर आवेश, कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाते हैं, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो इसी विधि को हम चालन द्वारा आवेशन करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसी द्वारा लिखा गया है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित चालक से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु का कुछ भाग अनावेशित चालक पर आ जाता है। इसी विधि को चालन द्वारा आवेशन करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों अगला टॉपिक क्या है, विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाला कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन मिलकर एक फोटॉन बनाते हैं दोस्तों। एक फोटॉन की ऊर्जा कितना होती है, एच म्यू, जहाँ एच क्या है, प्लांक नियतांक, और म्यू क्या है, आवृत्ति। प्लांक नियतांक एच कांस्टेंट है और म्यू क्या है, आवृत्ति। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है मूल आवेश। मूल आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहते हैं। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा को ही मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश बराबर एक मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन पर एक मूल आवेश बराबर कितना होता है, तो जानते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा को ही मूल आवेश कहते हैं। और मूल आवेश एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने लिख दिया है मूल आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार दोस्तों अगला टॉपिक ये थोड़ा सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता 2021 में पूछे जाने का चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लेना और समझ लीजिएगा। देखिए दोस्तों किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश E का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर लीजिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इसी गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। जैसे दोस्तों हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते हैं। 3/4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते हैं। या आधा इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। ये नहीं कि 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, 4/3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते हैं। यही कह रहा है परमाणुकता एवं क्वांटीकरण का मतलब ही यही है कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है।
अर्थात इलेक्ट्रॉन को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे दोस्तों एक फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE, Q बराबर प्लस माइनस NE। तो N क्या है दोस्तों? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है? E पर है मूल आवेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जैसे हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5, ये नहीं कि 1.3 1.4, ये कभी भी नहीं ले सकते हैं, केवल 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 ही ले सकते हैं इसके लिए। इसी प्रकार एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का मान मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इसी गुण को क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। और Q बराबर Na, परमाणुकता, यह आवेश Q बराबर Na एक फार्मूला होता है। अभी पहले हेडिंग में हमने पढ़ा है Q बराबर IT, तो Q बराबर IT भी वहाँ पर था, तो I क्या था? विद्युत धारा था, और T क्या था? समय था, और यहाँ पर Q बराबर Na है। इसी के बाद दोस्तों हम ये टॉपिक समाप्त करते हैं, फिर अगले अध्याय में कल पढ़ेंगे। आप दोस्तों तैयार होके आइएगा, थोड़ा न्यूमेरिकल पर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे यहाँ पर।